Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक प्रियदर्शी एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल पढ़ाई एट होम। पिछली वीडियो में मैंने क्या बोला था कि रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स को करने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देखेंगे और फिर रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो वही मैंने लिखा है कि रेस्पिरेशन एनिमल्स स्पेशली ह्यूमन बींग्स को हम देखेंगे, बट उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो जो पहला फैक्ट मैंने लिखा है, अच्छा एक बात बताओ कि रेस्पिरेशन इन अमीबा में हमने क्या देखा था कि अमीबा बहुत छोटा सा था, इतना सा था, उसमें डिफ्यूजन प्रोसेस सफिशिएंट था ऑक्सीजन को लेने के लिए। ठीक है, और वो बहुत छोटा था जिसके कारण ऑक्सीजन खुद ब खुद पूरे अमीबा सेल में फैल जाता था। बट दिस इज नॉट सो इन द केस ऑफ लार्ज एनिमल्स। लार्ज एनिमल्स के केस में ऐसा नहीं होता है, वो बहुत बड़े होते हैं एज कम्पेयर टू अमीबा। बहुत बड़े होते हैं, ऐसा नहीं कि 100 फीट लंबे होते हैं, ऐसा नहीं है। एज कम्पेयर टू अमीबा वो बहुत बड़े होते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हाँ ठीक है, पहला पॉइंट मैंने क्या लिखा है कि लार्ज एनिमल्स देयर इज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। अच्छा, अमीबा में क्या आपने इस तरह की कोई सिस्टम का नाम सुना था? नहीं सुना था, मैंने नहीं बताया था। In large animals there is blood circulatory system to carry oxygen to all the parts of body quickly and remove CO2। मतलब लार्ज एनिमल के केस में क्या होता है कि एक ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जो कि ऑक्सीजन को कैरी करता है, ऑक्सीजन को पहुंचाता है बॉडी के हर एक पार्ट में बहुत जल्दी, क्विकली, एंड रिमूव CO2, और CO2 को हटाने का भी काम करता है, वो भी बहुत मतलब जल्दी से, क्विकली। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये पॉइंट क्लियर है। अब आप एक बात बोलोगे कि सर आपने रेस्पिरेशन इन अमीबा बताने से पहले आपने रेस्पिरेशन इन फिश बताया था और उसमें ब्लड का रोल था। बिल्कुल था। मैंने रेस्पिरेशन इन फिश और रेस्पिरेशन इन अर्थवॉर्म को अमीबा से पहले इसलिए बताया क्योंकि मुझे लगता है कि वो जो रेस्पिरेशन इन फिश है, ठीक है, वो उस टर्म से या फिर उसके गिल्स वाले टर्म से आप बहुत लोग फैमिलियर होंगे, इसलिए मैंने उस चीज़ को पहले बताया ताकि मैं आपके अटेंशन को ड्रॉ करना चाहता था। मैं चाहता था कि आपको इसमें इंटरेस्ट आने लगे। ठीक है, तो इस कारण से मैंने रेस्पिरेशन इन फिश और अर्थवॉर्म को पहले करा था, मतलब रेस्पिरेशन इन अमीबा से। ठीक है, उससे पहले मैंने रेस्पिरेशन इन फिश को करा था। तो ये पॉइंट मैंने बता दिया। अब अगली जो पॉइंट है हमारी वो क्या है? डिफ्यूजन इज इनसफिशिएंट। डिफ्यूजन सफिशिएंट नहीं है क्या चीज में? टू मीट ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट। टू मीट व्हाट? ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट इन लार्ज एनिमल्स। इन लार्ज एनिमल्स, लार्ज एनिमल्स के केस में डिफ्यूजन प्रोसेस सफिशिएंट नहीं है, मतलब डिफ्यूजन प्रोसेस इनसफिशिएंट है ऑक्सीजन के रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए। मतलब ऑक्सीजन की जो जरूरत है, ठीक है, उसको फुलफिल करने में डिफ्यूजन प्रोसेस इनसफिशिएंट है इन द केस ऑफ लार्ज एनिमल्स। लार्ज एनिमल्स, ठीक है, ठीक है, ये पॉइंट क्लियर। अब क्या यहां पे है कि ह्यूमन ब्लड कंटेन्स अ रेस्पिरेटरी पिगमेंट। अच्छा पहले एक चीज बताओ, छोड़ो इस पॉइंट को हटा दो। हटाऊंगा नहीं, मैं बता दूंगा, बट पहले एक चीज सुनो कि आपने एक टर्म सुना होगा, रेड पिगमेंट। ठीक है, हमारा जो ब्लड होता है, हम सुनते हैं ना, हमारा एक ब्लड जो होता है वो रेड कलर्ड पिगमेंट कंटेन करता है। ठीक है, वो चीज सुना होगा। अब यहाँ पे बस थोड़ा सा चेंज है, वहाँ यहाँ रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। यहाँ पे क्या पिगमेंट है? रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। हमने क्या सुना था कि रेड कलर्ड पिगमेंट होता है हेमोग्लोबिन। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है कि रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है कॉल्ड हेमोग्लोबिन। बात एक ही है। आप हेमोग्लोबिन को रेड कलर पिगमेंट भी सीधे बोल सकते हो, या अगर ब्रॉड वे में चलो तो आप उसको रेस्पिरेटरी पिगमेंट बोल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ क्या है कि ह्यूमन ब्लड कंटेन अ रेस्पिरेटरी पिगमेंट कॉल्ड हेमोग्लोबिन। Human blood contain a respiratory pigment called hemoglobin, which carries oxygen from lungs to all the body cells. Which carries oxygen from lungs to all the body cells. मतलब अब देखो एक बात, फिश के केस में भी ब्लड का ही रोल हो रहा था, बट मैंने क्या बोला कि मैंने उस चीज को पहले ही इसलिए बता दिया था ताकि उस गिल्स वाले टर्म से आप फैमिलियर होंगे। आई थिंक मुझे ऐसा लगा था। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूँ रेस्पिरेशन का इन एनिमल्स और इन स्पेशली इन ह्यूमन बींग्स। तो स्पेशली मैं इस चीज को लेके चलूंगा, है ना। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा कि ह्यूमन ब्लड कंटेन अ रेस्पिरेटरी पिगमेंट कॉल्ड हेमोग्लोबिन व्हिच कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू ऑल बॉडी सेल्स। लंग्स से और बॉडी सेल्स तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम
ह्यूमन ब्लड में कौन करता है, सॉरी ह्यूमन में कौन करता है, तो उसके ब्लड में एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है जिस पिगमेंट का नाम होता है हेमोग्लोबिन, और यही ये काम करता है, क्या करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है लंग से बॉडी सेल्स तक, है ना। एक और चीज करता है, पूछो क्या, ठीक है। तो रेस्पिरेशन के वक्त जो CO2 प्रोड्यूस होती है उसको वापस लंग्स तक लाने का काम भी इसी का होता है। मतलब ब्रॉड वे में अगर आप चीजों को देखो तो होता क्या है कि ब्लड लाता है, बट ब्लड में ब्लड के जो RBC होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, उसमें ये हेमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है और यही कहीं ना कहीं कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ के लाता है वहां से, एयर में से, लंग्स के पास से, एयर में से ये ऑक्सीजन को पकड़ के ले जाता है सेल के पास, और सेल में जब रेस्पिरेशन हो जाता है तो वहां से ये CO2 को पकड़ के लाता है और लंग्स को देता है। अब बोलता है भाई तो अब तू संभाल, मेरा काम हो गया, अब तू संभाल, अब तुम देखो कि तुमको क्या करना है। ये बात कौन बोलता है, हेमोग्लोबिन कहता है किससे, लंग्स से, है ना। तो ये पॉइंट क्लियर है। अब यहाँ पे क्या है कि हेमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन रेड ब्लड कॉर्पल्सेस, RBCs, मैंने क्या बोला अभी, रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स बोलो या रेड ब्लड कॉर्पल्सेस बोलो, बात एक ही है, आप कुछ भी लिख सकते हो एग्जाम में, ठीक है। तो हेमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन रेड ब्लड कॉर्पल्सेस, दैट इज रेड ब्लड सेल्स, RBCs, ठीक है। तो हेमोग्लोबिन प्रेजेंट कहाँ होता है, तो वो रेड ब्लड सेल्स में होता है। आप इन चीजों का स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि अब मैं बताऊंगा रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स, अब डायरेक्टली मैं वहां पे जंप करने वाला हूं, ठीक है। तो आप इन चीजों का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे बताता हूं। चलो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, एक मैजिक देखा आपने, मेरा ड्रेस चेंज हो गया, चलो कोई नहीं। अब शुरू करते हैं रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस। पहला पॉइंट क्या मैंने लिखा है कि द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमारे बॉडी का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ठीक है, इज टू ब्रेथ इन ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन एंड टू ब्रेथ आउट CO2। मतलब रेस्पिरेशन में हो क्या रहा था, रेस्पिरेशन में ब्रीदिंग प्रोसेस इन्वॉल्व था, ठीक है। हम बोल रहे थे कि ब्रीदिंग जो है वो रेस्पिरेशन का एक पार्ट है, ठीक है। मतलब अगर रेस्पिरेशन इतना बड़ा टर्म है, अगर ये रेस्पिरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसके अंदर ब्रीदिंग वाला पार्ट आता है, ठीक है। मतलब रेस्पिरेशन प्रोसेस को करने के लिए ब्रीदिंग एक उसका इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको करना पड़ेगा, उस प्रोसेस को किए बिना रेस्पिरेशन नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि रेस्पिरेशन करने के लिए जिस चीज की जरूरत होती है ऑक्सीजन, वो ब्रीदिंग प्रोसेस के बिना नहीं आएगी, ठीक है। तो हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, हमारे बॉडी की जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उसका फंक्शन क्या है, वो ऑक्सीजन को लेगा, ब्रेथ इन ऑक्सीजन को लेगा फॉर रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के लिए, एंड ब्रेथ आउट, वो ब्रेथ आउट करेगा CO2, मतलब बाहर निकालेगा CO2 को। तो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम का फंक्शन हो गया कि ऑक्सीजन को लेना है रेस्पिरेशन के लिए और CO2 को बाहर करना है, रिलीज करना है, ठीक है। तो ये पॉइंट हमारा हो गया। हमारा मतलब ह्यूमन बींग्स का ब्रीदिंग ऑर्गन होता है लंग्स, ये बात मैंने पहले भी बताई थी, ठीक है, बट मैं फिर एक बार मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनका ब्रीदिंग ऑर्गन क्या होता है, तो उनका ब्रीदिंग ऑर्गन होता है लंग्स। अगर आपसे कोई पूछे, अगर 1 मार्क्स में ये क्वेश्चन आ गया तो आप आसानी से लिख दोगे इस चीज को कि अगर आपसे पूछा जाए कि ह्यूमन बींग्स का ब्रीदिंग ऑर्गन क्या होता है तो आप क्या लिखोगे, लंग्स, ठीक है। चलो, तो आई थिंक आपकी ये पॉइंट भी क्लियर है। अब हम देखेंगे कि रेस्पिरेशन प्रोसेस में, ठीक है, मतलब रेस्पिरेशन प्रोसेस में ब्लड और एयर के बीच में किन गैसेस का एक्सचेंज होता है, मतलब ब्लड और एयर किन गैसेस को एक्सचेंज करते हैं रेस्पिरेशन प्रोसेस में। तो क्या लिखा है मैंने कि गैसेस एक्सचेंज्ड बिटवीन, ये बिटवीन है, गैसेस एक्सचेंज बिटवीन ब्लड एंड एयर, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब रेस्पिरेशन प्रोसेस में ब्लड और एयर के बीच में किन गैसेस का एक्सचेंज होता है, तो वो है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस का ही एक्सचेंज होता है ब्लड और एयर के बीच में। अब वो कैसे होता है, वो जब हम जब हम रेस्पिरेशन में आएंगे पूरी तरीके से, अभी तो बस उसका इंट्रो चल रहा है, तो जब हम पूरी तरीके से आएंगे तब हम उस चीज को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। अभी मैं जिन जिन पॉइंट्स को बता रहा हूं उसको बस आपको ध्यान में रखना है, ताकि जब आप आगे पढ़ो चीजों को तो आसानी से कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया कि गैसेस जो है वो ब्लड और एयर के बीच में किन गैसेस का एक्सचेंज होता है, तो वो है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम ब्रीदिंग प्रोसेस को देखेंगे, ठीक है। ब्रीदिंग प्रोसेस से रिलेटेड सारे पॉइंट्स को देखने के बाद हम ब्रीदिंग प्रोसेस के मैकेनिज्म को देखेंगे कि कैसे होता है, ठीक है। तो ब्रीदिंग प्रोसेस में क्या है कि अ प्रोसेस, ब्रीदिंग क्या है, अ प्रोसेस बाय विच एयर रिच इन ऑक्सीजन इज टेकन इनसाइड एंड एयर रिच इन CO2 इज एक्सपेल्ड आउट।
कहने का मतलब है कि ब्रीदिंग एक प्रोसेस है जिसमें वो एयर जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा हो उसको लिया जाता है, और वो एयर जिसमें CO2 की मात्रा ज्यादा होती है उसको बाहर निकाल दिया जाता है। तो क्या लिखा मैंने, अ प्रोसेस, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, प्रोसेस बाय विच, एक प्रोसेस है जिसके द्वारा एयर रिच इन ऑक्सीजन, जो एयर ऑक्सीजन से भरा हुआ है, बहुत सारा ऑक्सीजन है उसमें, इज टेकन इनसाइड, वो अंदर ले लिया जाता है, ठीक है। एंड एयर रिच इन CO2, और वो एयर जिसमें CO2 की मात्रा बहुत ज्यादा है, इज एक्सपेल्ड आउट, उसको बाहर कर दिया जाता है बॉडी से, ठीक है। तो आई थिंक आपकी पॉइंट भी क्लियर हो चुकी होगी। यार इतने सिंपल वर्ड्स हैं, मतलब इतने सिंपल वर्ड्स का यूज कर रहा हूं कि आप बस एक बार इन चीजों को देख लो फिर याद हो जाएगा आपको, बस समझ में आ। देखो ब्रीदिंग में हुआ क्या, एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, एयर रिच इन ऑक्सीजन, ऐसा एयर जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है उसको अंदर बॉडी के अंदर लिया जाता है, और ऐसा एयर जिसमें CO2 की मात्रा ज्यादा होती है उसको बाहर कर दिया जाता है। ब्रीदिंग में बस यही पार्ट होता है। अब इसके जो आगे की चीजें होंगी कि ब्लड ले गया, फिर सेल के पास ले गया, फिर बर्न हुआ, दिस दैट, वो रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व हो जाता है। ब्रीदिंग का पार्ट यहीं तक है, ब्रीदिंग में यहीं तक होता है, ठीक है। अब अगला पॉइंट मैंने क्या लिखा, दो टर्म आ रहे थे, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, उस चीज को हम देखेंगे। तो इनहेलेशन क्या कहता है कि टेकिंग इन ऑफ एयर रिच इन ऑक्सीजन। इनहेलेशन क्या है, एक प्रोसेस है, ठीक है, टेकिंग इन ऑफ एयर रिच इन ऑक्सीजन। देखो एक चीज, ब्रीदिंग में दो पार्ट हमने देखा कि एयर रिच इन ऑक्सीजन इज टेकन इनसाइड एंड एयर रिच इन CO2 इज एक्सपेल्ड आउट। अब इन दो चीजों के बेसिस पे, दो चीजों के आधार पे दो नए टर्म आ गए, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। तो यहां पे जो मैंने लिखा कि ऑक्सीजन इज टेकन इनसाइड, इसके लिए एक टर्म आ गया इनहेलेशन, ठीक है, और एयर रिच इन CO2 इज एक्सपेल्ड आउट, इसके लिए एक टर्म आ गया एक्सहेलेशन। ये बायोलॉजी वाले ना मतलब परेशान करके रख देते हैं, चलो कोई नहीं। क्या है, टेकिंग इन ऑफ एयर रिच इन ऑक्सीजन, ऐसा एयर जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है उसको लेने का जो प्रोसेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं इनहेलेशन, ठीक है। और एक्सहेलेशन क्या होता है, एक्सहेलेशन क्या होता है, तो गिविंग आउट ऑफ एयर रिच इन CO2, ऐसा एयर जिसमें CO2 की मात्रा ज्यादा होती है, CO2 मतलब ज्यादा अमाउंट में होता है, उसको बाहर कर दिया जाता है। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें ऐसा एयर जिसमें CO2 की मात्रा ज्यादा हो उसको बाहर कर दिया जाए, तो उस प्रोसेस का नाम क्या है, एक्सहेलेशन, ठीक है। अब एक टर्म आ रहा था कि सिंगल ब्रेथ का मतलब क्या होता है। ब्रीदिंग प्रोसेस हमने देख लिया है ना, सिंगल ब्रेथ का मतलब क्या होता है, एक ब्रेथ का मतलब क्या होता है। एक ब्रेथ का मतलब बस सांस लेना नहीं या सांस छोड़ना नहीं होता है, ठीक है। होता क्या है, अ ब्रेथ मींस वन इनहेलेशन प्लस वन एक्सहेलेशन, एक इनहेलेशन और एक एक्सहेलेशन को मिला के एक ब्रेथ बनेगा। बस इनहेलेशन अगर आप इंडिविजुअली ले रहे हो तो वो आपका एक ब्रेथ नहीं कहलाएगा। इनहेलेशन, वन इनहेलेशन प्लस वन एक्सहेलेशन विल बी कॉल्ड एज वन ब्रेथ, मतलब अ ब्रेथ, सिंगल ब्रेथ। सिंगल ब्रेथ दो चीजों को इंक्लूड करता है, एक इनहेलेशन प्लस वन एक्सहेलेशन, है ना। तो चलो ये पॉइंट क्लियर है। अब हम ब्रेथ इन क्यों करते हैं, हम ब्रेथ इन क्यों करते हैं, ताकि ऑक्सीजन मिल सके, फिर आगे का जो प्रोसेस है, जो फर्दर प्रोसेस चलेगा रेस्पिरेशन का, वो हो सके, ठीक है। तो वी ब्रेथ इन टू सप्लाई ऑक्सीजन, बॉडी को ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए, या स्पेसिफिकली अगर बोलें तो सेल को ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए हम ब्रेथ इन करते हैं, है ना। ये पॉइंट क्लियर है। अब क्या है, वी ब्रेथ आउट टू रिमूव CO2। अब ब्रेथ आउट क्यों करेंगे, CO2 को शरीर से, बॉडी से बाहर करने के लिए। अगर नहीं हुआ बाहर तो फिर प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। और किस तरीके की प्रॉब्लम आ सकती है वो हम देखेंगे, एक्सक्रीशन जो लाइफ प्रोसेस हम देखेंगे तो, ठीक है। तो आई थिंक ये पॉइंट भी आपकी क्लियर है। अब जो मतलब आप तो पहले इन चीजों का स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं साइड हो जाऊंगा अभी, ठीक है। उससे पहले मैं एक चीज बोल दूं कि अब हम देखेंगे, ये तो हमने कुछ बेसिक पॉइंट्स देखे कि मतलब जो ब्रीदिंग से रिलेट कर रहे थे, है ना, जो ब्रीदिंग से जैसे इनहेलेशन, एक्सहेलेशन, अ ब्रेथ, सिंगल ब्रेथ, ठीक है, इन सारी चीजों को हमने देखा जो ब्रीदिंग टर्म से रिलेट कर रहे थे, और कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म्स को हमने देख लिया। अब हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, कि ब्रीदिंग में एक्चुअली होता क्या है ना, ठीक है। तो आप इन चीजों का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे बताता हूं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। ये हमारा रेस्पिरेशन इन ह्यूमन में ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं, तो हमारा अगला जो टॉपिक है वो क्या है, वो है मैकेनिज्म इन ब्रीदिंग, ठीक है। मतलब देखेंगे ब्रीदिंग में एक्चुअली होता क्या है। अभी ऐसा नहीं है कि बस यहीं तक है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में, और भी चीजें हैं, तो उसको भी हम देखेंगे, डायग्राम के थ्रू देखेंगे। पहला पॉइंट मैंने क्या लिखा है कि आवर लंग्स
आर कनेक्टेड टू आर नॉस्ट्रिल्स, नॉस्ट्रिल्स मतलब ये जो होल्स हैं हमारे, ठीक है, हमारे नाक में जो होल होते हैं, होल्स इन द नोज, थ्रू नेसल पैसेज एंड विंड पाइप। हमारा जो लंग्स होता है वो हमारे नॉस्ट्रिल से कनेक्ट होता है नेसल पैसेज और विंड पाइप के थ्रू। नेसल पैसेज मतलब देखो यहां अगर मान लो ये मेरा नोज है और यहां से होल है, ठीक है, तो ये जो अंदर में यहाँ पे एरिया होता है ना, ठीक है, तो यहाँ जो ये एरिया जो है ये नेसल पैसेज है। अब मान लो यहाँ मेरा मुंह है, ठीक है, तो ये नेसल पैसेज है और ये आगे चल के विंड पाइप से कनेक्ट होता है, ठीक है। तो इस पॉइंट में यही कह रहा है कि जो हमारा लंग्स है वो हमारे नॉस्ट्रिल से, इस होल से, ठीक है, कनेक्ट होता है। कैसे? नेसल पैसेज, ये जो हमारा पैसेज है, ये जो हमारा पैसेज है, ये जो हमारे नाक से लेके यहां तक का जो एरिया है, ठीक है, थ्रू नेसल पैसेज एंड विंड पाइप। ये नेसल पैसेज आगे जाके विंड पाइप से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो आई थिंक आपकी ये पॉइंट क्लियर हो गई होगी। अब जो हमारा दूसरा पॉइंट है वो क्या है कि आवर टू लंग्स हैंग्स इन एन एयर टाइट स्पेस इन आवर बॉडी कॉल्ड चेस्ट कैविटी। हमारा जो लंग है, हमारा जो लंग्स है, हमारे जो दो लंग्स हैं वो एक एयर टाइट स्पेस में ऐसे टंगे हुए होते हैं, ऐसा आप बोल सकते हो आप, ऐसे टंगे हुए होते हैं। और जिस एयर टाइट स्पेस को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं चेस्ट कैविटी, ठीक है। हमारे जो दोनों लंग्स हैं, ये आप ले लो लंग्स का शेप, मान के चलो यही कुछ ऐसा है, ठीक है। तो ये एक एयर टाइट स्पेस में बंद होता है, टंगा हुआ होता है, ऐसा आप बोल सकते हैं। जिस एयर टाइट स्पेस को हम क्या बोलते हैं, चेस्ट कैविटी, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर है, मैंने पहले इसको टिक कर लिया। अब हमारा तीसरा पॉइंट क्या है कि अराउंड द साइड्स ऑफ चेस्ट कैविटी इज द रिब केज विद द शीट ऑफ मसल्स बिटवीन द रिब्स। क्या लिखा है कि अब ये हमारा एक एयर टाइट स्पेस था, ठीक है, तो इसके साइड में, ठीक है, रिब केज होता है, ऐसा 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 रिब केज होता है, पिंजरा एक तरीके से होता है। हमारा ये जो चेस्ट कैविटी था, इसके साइड के अराउंड यहां पे ये ऐसे रिब केज बना हुआ होता है, ठीक है, मतलब पिंजरा तरीके का स्ट्रक्चर होता है। हमारे वो हमारी क्या होती है, हड्डियां होती है, ठीक है, स्केलेटन। तो ये पॉइंट आपकी क्लियर है। इसमें बस यही कह रहा है कि हमारा जो चेस्ट कैविटी है उसके साइड से, मतलब उसके साइड के अराउंड पूरे तरफ रिब केज होता है। रिब केज मतलब पिंजरे के तरीके का हमारा स्केलेटन, ठीक है, पिंजरे की तरीके की एक हड्डी होती है हमारे बॉडी में, वो होता है विद द शीट ऑफ मसल्स बिटवीन द रिब्स। अब देखो ये मैंने बता दिया कि कैसे पिंजरे का स्ट्रक्चर होता है। अब देखो ये अगर है, मान लो, ठीक है, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ठीक है, बस अभी सपोज कर रहा है, इसको असली डायग्राम मत मान लेना, ठीक है। तो ये जो रिब है, ये क्या है, एक रिब केज है जो कि चेस्ट कैविटी के अराउंड में है। तो हमारा ये क्या है, ये रिब्स है, और इस रिब्स के बीच में मसल का सीट होता है। ऐसा नहीं इसमें एम्प्टी स्पेस है, नहीं, इसमें मसल का सीट होता है। क्या होता है, मसल का शीट होता है, ठीक है, मतलब मसल के सीट से ये पैक्ड होता है। फिर एक बात दोहरा देता हूं कि अराउंड द साइड्स ऑफ चेस्ट कैविटी इज द रिब केज विद द शीट्स ऑफ मसल्स बिटवीन द रिब्स। हमारे चेस्ट कैविटी के मतलब चारों ओर क्या होता है, तो रिब केज होता है। रिब केज में वो ट्रैप्ड होता है, बंधा हुआ होता है हमारा चेस्ट कैविटी विद द सीट ऑफ मसल्स। और वो जो हमारा रिब केज होता है उसके रिब्स के बीच में, मान लो ये रिब है और ये रिब है, इसके बीच में मसल का सीट होता है, ठीक है, मतलब वो पैक्ड रहता है। चलो ये क्लियर। अब देखो, अब अगला पॉइंट क्या है कि एट द बॉटम ऑफ चेस्ट कैविटी देयर इज अ कर्व्ड शीट ऑफ मसल कॉल्ड डायफ्राम। हम अब ये मेरा चेस्ट कैविटी था, इसके बॉटम में, ठीक है, इसके बॉटम में एक कर्व्ड ऐसा, ठीक है, एक कर्व्ड मसल सीट होता है। सीट ऑफ मसल मतलब मसल का एक कर्व्ड सीट होता है, ऐसा 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 होता है, ठीक है, ये ऐसा कर्व्ड सीट। अब मैं जब अच्छे से डायग्राम अभी बताऊंगा थोड़ी देर में, तो फिर आपको वो चीजें वहां से अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। बट अब मानो, मतलब मैं बता रहा हूं बस, यहां पे देखो कि ऐसा कर्व मतलब ऐसा है, ऊपर की तरफ कर्व मतलब ऐसा, ठीक है। तो चेस्ट कैविटी के बॉटम में, चेस्ट कैविटी हमारा यहां पे था, इसके बॉटम में मसल का एक सीट होता है जो कि कर्व्ड होता है ऐसा, और उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं डायफ्राम। अब क्या है कि डायफ्राम फॉर्म्स द फ्लोर ऑफ द चेस्ट कैविटी। क्या हुआ कि यहां पे एक मतलब मसल का एक सीट है, ठीक है, चेस्ट कैविटी के बॉटम में, और ये क्या करता है कि एक फ्लोर देता है। मान लो आपके यहाँ पे ऐसे, मानो आप ऐसे देखो, है ना, ऐसे देखो, ये ऊपर चेस्ट कैविटी है, यहां से भी चेस्ट कैविटी की दीवार खड़ी है, मान लो, दीवार नहीं होती है, तो ये जो है, ये हमारा डायफ्राम है, ये ऐसे रहेगा
ये जो है ये हमारा डायफ्राम है, ये ऐसे रहेगा और ये एक फ्लोर क्रिएट कर देता है, चेस्ट कैविटी का ये एक फ्लोर बना देता है। ठीक है, मान लो ये चेस्ट कैविटी है ऊपर और यहाँ पे ऐसे कर्व्ड एक मसल सीट है जो कि चेस्ट कैविटी का क्या बनाता है, फ्लोर। इसने यहाँ पे फ्लोर बना दिया। अब यहाँ पे क्रिकेट मत खेलने लगना। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट भी हो गया। अब क्या है कि ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ डायफ्राम एंड रिबकेज। ब्रीदिंग में क्या होता है कि ब्रीदिंग में मतलब ब्रीदिंग जो हमारा प्रोसेस था उसमें होता क्या है कि वो डायफ्राम और रिबकेज के मूवमेंट को इन्वॉल्व करता है। मतलब ब्रीदिंग में होता क्या है, तो डायफ्राम और रिबकेज का मूवमेंट होता है। आप इन चीजों का स्क्रीनशॉट ले लो, अब मैं डायग्राम के थ्रू अच्छे से चीजों को बताऊंगा। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। मैंने क्या बोला कि ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ डायफ्राम एंड रिबकेज। मतलब ब्रीदिंग जो होगा, ब्रीदिंग प्रोसेस जो होगा उसमें रिबकेज और डायफ्राम का मूवमेंट होगा। अब कैसे होगा वो मैंने बोला था कि मैं डायग्राम के थ्रू बताऊंगा। तो यहां पर है, पहले आपको इस पार्ट को देखना है। फर्स्ट पार्ट ये है ब्रीदिंग वाला, सेकंड पार्ट है ये ब्रीद आउट वाला। पहले ब्रीद इन करोगे तभी तो ब्रीद आउट करोगे। ठीक है, तो ये पार्ट आप बाद में देखें, आप पहले आप इस पार्ट को देखो। होता क्या है कि मैंने क्या बोला था कि जो हमारा लंग्स है, ठीक है, वो हमारे नॉस्ट्रिल्स है, मतलब जो हमारे होल्स होते हैं यहाँ पे नाक में, जो हमारे होल्स होते हैं, नोज होल्स यहाँ पे जो होते हैं, उनसे वो कनेक्ट होता है कैसे, नेसल पैसेज के थ्रू। यहाँ पे नेसल पैसेज और आगे चल के ये नेसल पैसेज विंड पाइप से जुड़ जाता है। ठीक है, तो हमारा जो लंग्स है वो नॉस्ट्रिल से किस तरीके से कनेक्ट होता है या किसकी मदद से कनेक्ट होता है, तो नेसल पैसेज और विंड पाइप की मदद से। अब क्या होता है कि जब हमने एयर लिया, ठीक है, जब हम ब्रीथ इन करेंगे तो दो चीजें होंगी, वो मैंने यहाँ पे लिखा है कि व्हेन वी इनहेल, मतलब इनहेल मैंने क्या बताया था, टेकिंग इन द एयर रिच इन ऑक्सीजन। ठीक है, तो व्हेन वी इनहेल, जब हम इनहेल करेंगे तो दो चीजें होंगी, फर्स्ट यहां पर है और सेकंड यहां पर है। पहला क्या होगा, द मसल बिटवीन द रिब्स कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, कॉजिंग द रिबकेज टू मूव अपवर्ड एंड आउटवर्ड। क्या होता है कि जब हम इनहेल करेंगे, जब हम इनहेल करते हैं तो हमारा जो रिबकेज के बीच में जो मसल होता है ये कॉन्ट्रैक्ट करता है। मैंने बोला था ये एम्प्टी नहीं होता, यहाँ पे मसल होते हैं। ठीक है, तो जब हम इनहेल करेंगे, जब हमने इनहेल करा तो क्या होता है कि जो हमारे रिब्स के बीच में मसल हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे, जिसके कारण हमारा ये जो रिबकेज है पूरा ये ऊपर की तरफ मूव करेगा, अपवर्ड। क्या लिखा है मैंने, मूव अपवर्ड एंड आउटवर्ड, ऊपर की तरफ और बाहर की तरफ। पहला चीज क्लियर है, मतलब जब हम ब्रीथ इन करेंगे तो होगा क्या, तो हमारे रिब केज के बीच में जो मसल होगा, ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जिसके कारण हमारा जो रिब केज है वो ऊपर की तरफ अपवर्ड और आउटवर्ड बाहर की तरफ मूव करेगा। खुद करके देख लो, जब हमने इनहेल किया तो क्या हुआ, हमारा रिब केज ऊपर की तरफ और बाहर की तरफ आया। ये हो गई पहली चीज। ठीक है, मैंने यहां पे उस चीज को लिखा है कि रिब केज मूव्स अपवर्ड एंड आउटवर्ड। ब्रीथ इन के सिचुएशन में क्या होगा कि रिब केज मूव्स अपवर्ड एंड आउटवर्ड, हमारा जो रिब केज है वो ऊपर की तरफ और बाहर की तरफ मूव करेगा। ठीक है, अब देखो दूसरी चीज क्या है कि डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट्स एंड मूव्स डाउनवर्ड। हमारा जो डायफ्राम है वो कॉन्ट्रैक्ट होके डाउनवर्ड नीचे की तरफ मूव करेगा। हमारा जो डायफ्राम है वो कॉन्ट्रैक्ट होके नीचे की तरफ मूव करेगा, मूव डाउनवर्ड। ठीक है, यहां मैंने लिखा है कि डायफ्राम मूव्स डाउनवर्ड। अब देखो ये जो हमारा चेस्ट कैविटी था, ये मतलब रिबकेज ऊपर गया और बाहर की तरफ और अपवर्ड एंड आउटवर्ड मूव करा इसने, जिसके कारण ये बड़ा हो गया। अब यहां से भी, यहां पे भी क्या हुआ कि डायफ्राम नीचे आ गया, ये नीचे आ गया, ये ऊपर और ज्यादा बाहर की तरफ आया, जिसके कारण हमारे जो चेस्ट कैविटी की स्पेस थी वो ज्यादा हो गई। और ज्यादा होने के बाद क्या हुआ कि बाहर के जो एयर थे उनको पता चला अंदर में कि अंदर में और जगह बच रहा है, तो चलो अंदर आ जाते हैं, तो फिर ब्रीथ इन हो जाता है। मतलब जैसे ही रिबकेज अपवर्ड और आउटवर्ड मूव करा इसने और जैसे ही डायफ्राम ने डाउनवर्ड मूव करा, तो होगा क्या कि पता चल गया एयर को, एक एक थॉट लेके चलो कि एयर को पता चल गया कि अंदर में और जगह बाकी है। ठीक है, तो वो अंदर की तरफ आ जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये पॉइंट क्लियर है। और मैंने जो यहाँ पे एरो बनाया है ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है कि हमारा जो रिबकेज है वो बड़ा हो गया, मतलब हमारे जो चेस्ट कैविटी की साइज है वो बड़ी हो गई, हमारे चेस्ट में जो स्पेस है, ठीक है, वो बड़ा हो रहा है, वो बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये सिचुएशन क्लियर है। अब जो हमारा दूसरा सिचुएशन है वो क्या है, ब्रेथ आउट का। ठीक है, एक चीज यहां पे करना कि यहां पे करो रिलैक्स, ठीक है, यहां पे करो एक्सेल, यहां पे करो, एक सेकेंड रुक जाओ,
यहां पे कर दो रिलैक्स एंड मूव्स अपवर्ड, और यहां पे करो कि कॉजिंग द रिब केज टू मूव डाउनवर्ड एंड इनवर्ड। बस मैंने यहाँ पे कुछ शब्द कुछ टर्म्स को बदला है, और फिर ये सिचुएशन कैसा बन गया, ये इसके लिए बन गया। अभी जो ये पैराग्राफ है इसको अब भूल जाओ। अब जो यहाँ का पैराग्राफ है वो इसके लिए है, सेकेंड पार्ट के लिए। बस यहाँ पे कुछ वर्ड्स मुझे चेंज करने पड़े, ठीक है। तो अब क्या है, ब्रेथ आउट, मतलब हमने सांस ले लिया, अब हम ब्रेथ आउट करेंगे, मतलब CO2 जो हमारे बॉडी में आया रेस्पिरेशन के बाद, ठीक है, तो उसको अब हम क्या करेंगे, रिलीज करेंगे एनवायरमेंट में। तो अब क्या होगा, दो चीजें होंगी। जैसा कि ब्रेथ इन के सिचुएशन में दो चीजें हुई थी, वैसा ही ब्रेथ आउट के सिचुएशन में भी दो चीजें होंगी। द मसल बिटवीन द रिब्स रिलैक्स, ये जो हमारे रिब है, ये जो पिंजरा बना हुआ है, ठीक है, इसके बीच के जो मसल्स होंगे ये रिलैक्स हो जाएंगे, जिसके कारण जो हमारा रिबकेज है, ये जो हमारा पूरा पिंजरा है, वो डाउनवर्ड और इनवर्ड आ जाएगा। इस केस में क्या हो रहा था, अपवर्ड एंड आउटवर्ड चल रहा था, और इस केस में क्या होगा, डाउनवर्ड और इनवर्ड, ठीक है। अगर हमने एक्सेल किया, अगर सांस छोड़ा, तो हमारा जो रिबकेज है वो डाउनवर्ड नीचे की ओर जाएगा और इनवर्ड अंदर की ओर आएगा, ठीक है। यहां पे ऊपर और बाहर, यहां पे नीचे और अंदर, ठीक है। पहली चीज हो गई। दूसरी चीज क्या है कि डायफ्राम रिलैक्स। पहले केस में क्या हो रहा था कि डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट, इस केस में क्या हो रहा है कि डायफ्राम रिलैक्स एंड मूव्स अपवर्ड। पहले केस में डायग्राम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होके डाउनवर्ड की तरफ जा रहा था, और इस केस में जो हमारा डायफ्राम है वो रिलैक्स होके अपवर्ड ऊपर की ओर जा रहा है। अब यहां जो दो चीजें हुई कि हमारा जो रिबकेज था, पूरा जो हमारा पिंजरा था, वो नीचे की ओर आया और यहां से दबा भी अंदर की ओर आया। हमारा जो डायफ्राम था वो भी ऊपर की ओर चला गया, जिसके कारण क्या हुआ कि हमारी जो चेस्ट की स्पेस थी वो कम हो गई। यहां पे जो पहले से जगह बन रखी थी वो कम हो गई, जिसके कारण अंदर में जो एयर था हमारा वो दबा, वो कहीं ना कहीं दबा, और हमारा CO2 फिर बाहर आ गया, ठीक है। इस केस में देखो यहां पे क्या हुआ कि दबा, ये ऊपर गया, अंदर की स्पेस कम हो गई, जिसके कारण जो अंदर का एयर था उस पे प्रेशर पड़ा, उस पे दबाव पड़ा, और फिर हमने एक्सेल कर लिया उसको। यहां पे जस्ट अपोजिट हो रहा था, यहां साइज बड़ा हो रहा था, ये भी नीचे आ रहा था और ये भी बाहर की ओर जा रहा था। साइज बड़ा हो रहा था, एयर को पता चला कि साइज बड़ा हो गया, बाहर चलो। यहां पे जस्ट अपोजिट, ये अंदर की ओर आया, ये ऊपर की ओर गया, जगह कम हो गया, जो अंदर यहाँ पे एयर प्रेजेंट था वो उसमें कंप्रेशन आया, उस पर कहीं ना कहीं दबाव आया और एयर हमारा बाहर हो गया, ठीक है। तो आप इन चीजों का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे बताता हूं। चलो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस, मतलब अब हम ह्यूमन के रेस्पिरेशन को अच्छे से समझेंगे डायग्राम के थ्रू, और साथ ही साथ पॉइंट्स भी, ठीक है। तो ये डायग्राम है, मैं क्या करूंगा कि मैं पॉइंट्स को बताते जाऊंगा और इसकी मदद से समझाते जाऊंगा, ठीक है, तो फिर आपको भी आसानी होगी। तो पहला जो मैंने पॉइंट लिखा है वो क्या लिखा है कि द एयर फॉर रेस्पिरेशन is drawn into our body through the nostrils present in our nose। जो एयर हमको चाहिए रेस्पिरेशन करने के लिए एयर चाहिए। अब एयर से बॉडी के हमारे अंदर ऑक्सीजन एक्सट्रैक्ट करा जाएगा, ठीक है। तो जो रेस्पिरेशन करने के लिए जो एयर चाहिए ताकि आगे चल के हमारी बॉडी उससे ऑक्सीजन ले पाए, वो एयर बॉडी में आती कहां से है, नॉस्ट्रिल्स से। देखो यहाँ पे नॉस्ट्रिल्स होती है, ये जो हमारे होल्स जो होते हैं हमारे नोज में, ठीक है, जो होल्स होते हैं हमारे नोज में उसको नॉस्ट्रिल बोला जाता है। तो वो आता कहां से है, नॉस्ट्रिल से आता है। यहाँ पे जो होल होता है हमारे नोज में उसके थ्रू आता है, प्रेजेंट इन आवर नोज। और ये नॉस्ट्रिल प्रेजेंट कहां होता है, हमारे नोज में होता है, ऑब्वियस, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब जो दूसरा पॉइंट है वो क्या है कि दिस एयर देन गोज इनटू नेसल पैसेज। अब जो ये हमारा एयर जो नॉस्ट्रिल के थ्रू हमने ले लिया, ठीक है, अब ये एयर कहां जाएगा, ये नेसल पैसेज में जाएगा, ठीक है। और नेसल पैसेज ये ले लो, आप ऐसे भी इसको जोड़ सकते हो, चलो, ठीक है। ये एयर गया कहां, ये नेसल पैसेज में चला गया। अब क्या कह रहा है कि द नेसल पैसेज इज सेपरेटेड फ्रॉम माउथ कैविटी बाय अ हार्ड बोनी प्लेट। चलो पहले ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब क्या कह रहा है कि जो हमारा नेसल पैसेज है, ये जो हमारा नेसल पैसेज है, ठीक है, ये जो हमारा नेसल पैसेज है इज सेपरेटेड फ्रॉम माउथ कैविटी बाय अ हार्ड बोनी प्लेट। ये हमारे माउथ के कैविटी से एक हार्ड बोनी प्लेट से सेपरेट रहता है, ठीक है। ये हार्ड बोनी प्लेट यहां पर मैंने लिखा भी है बोनी प्लेट, ताकि मतलब हम खाना भी अगर खा रहे हैं फिर भी हम एयर ले सके। अच्छा, आप ऑब्जर्व करके देखना इस चीज को कि आप जब खाना खा रहे होगे, मतलब जब फूड ले रहे होगे, उस वक्त भी आप ऑक्सीजन लेते हो, मतलब ब्रीद इन करते हो। इसका मतलब क्या कि जो हमारा विंड का रास्ता है, ठीक है, जो हमारे एयर का रास्ता है वो हमारे खाने के रास्ते से अलग है,
है ना, वो अलग है, यहाँ पे भी सेपरेट हो रहा है, और यहाँ पे सेपरेट किसकी मदद से हो रहा है, तो बोनी प्लेट की मदद से हो रहा है। और यहाँ जो मैंने होल बताया था वो आप यहाँ ले लो, क्योंकि ये 2D फिगर है, समझो चीजों को कि यहाँ पे ही आपका नाक है, ठीक है, नोज, उसके बाद आपका माउथ आ रहा है, तो ये पूरा आपका नोज ही है, मैंने 2D फिगर में इस तरीके से लिया है, ठीक है। तब यहाँ पे नेसल पैसेज हो रहा था, फिर ये जो अब यहाँ माउथ से हम आगे लेंगे तो ये माउथ कैविटी हो जाएगा, ये बकल कैविटी हो जाएगा, तो इससे, और नेसल पैसेज ये, ठीक है, नेसल पैसेज ये ऊपर वाला, और माउथ कैविटी ये नीचे वाला, इसको सेपरेट कौन कर रहा है, तो बोनी प्लेट, ठीक है। तो आई थिंक आपकी ये पॉइंट क्लियर हो चुकी है। अब देखो, अब जो हमारा ये नेसल पैसेज होता है, ठीक है, यहाँ पे जो एरिया होता है, ये जो नेसल पैसेज होता है वो किन चीजों से भरा है, उसमें फाइन हेयर्स और म्यूकस होते हैं, ठीक है। हमारा जो ये नेसल पैसेज होता है इसमें छोटे 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 थिन हेयर्स होते हैं, थिन और फाइन हेयर्स होते हैं, और फिर म्यूकस भी होता है। अब ये म्यूकस इसमें कहां से आया, तो म्यूकस ग्लैंड से यहाँ पे सिक्रीट होता है, जो नेसल पैसेज में हमारे ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, वो ग्लैंड म्यूकस को सिक्रीट करते हैं। अब यहां मैंने उस चीज को लिख दिया कि म्यूकस इज सिक्रीटेड बाय द ग्लैंड्स। आई थिंक आपकी ये पॉइंट भी क्लियर है। अब पहले आप इन चीजों का स्क्रीनशॉट ले लेना। अब मैं बताऊंगा कि ये जो म्यूकस आया है या फिर यहाँ पे जो थिन फाइन हेयर्स हैं उनका क्या रोल होता है, फिर उसको करके हम आगे की ओर चलेंगे। पहले इन चीजों का आप स्क्रीनशॉट ले लो। चलो, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब मैंने क्या बोला कि हम देखेंगे कि जो यहाँ पे थिन और फाइन हेयर्स थे और जो म्यूकस था उसका क्या रोल होगा, ठीक है। तो ये पॉइंट उसी से रिलेटेड है कि उसका रोल क्या होगा। पहले मैं इस पॉइंट को पढ़ लूं, फिर मैं अच्छे से बता देता हूं, ठीक है। When air passes through the nasal passage, जब एयर nasal passage के थ्रू पास करेगा, the dust particles present in the air are trapped by nasal hair and the mucus so that clean air goes into lungs. जब एयर हमारा इस नेसल पैसेज के थ्रू पास करेगा तो इसमें जो डस्ट पार्टिकल्स होंगे या ये कह लो कि और भी जो इम्प्योरिटीज होंगे, ठीक है, वो उन सारे डस्ट पार्टिकल को या इम्प्योरिटीज को जो हमारे थिन और फाइन हेयर्स थे या जो म्यूकस थे वो ट्रैप कर लेंगे, पकड़ लेंगे। क्यों? क्योंकि आगे जब हमारा एयर जाए तो वो क्लीन रहे, ठीक है, साफ एयर, क्लीन एयर हमारे लंग्स तक जाए। वहां पे कुछ इम्प्योरिटीज को उन्होंने ही बस वहीं पे पकड़ लिया, वहीं पे उन्होंने उसको रोक लिया। किसने? म्यूकस ने और थिन फाइन हेयर्स जो हमारे प्रेजेंट थे नेसल पैसेज में। आई थिंक आपको ये पॉइंट क्लियर है। अब देखो, यहां का तो रोल हो गया, हमने देख लिया कि मतलब यहां से एयर अब पास करेगा। क्यों? यहां तक का फंक्शन मैंने बता दिया कि हुआ क्या एक्चुअली। अब क्या है कि दिस एयर देन गोज इनटू फेरिंक्स एंड देन इनटू द विंड पाइप और ट्रैकिया। यहां से हमारा एयर आगे बढ़ा, यहां तक का रोल हमने देख लिया। अब जो हमारा एयर है वो कहां जाएगा? वो फेरिंक्स में जाएगा, यहां पे, ठीक है, वो जाएगा कहां? फेरिंक्स में, यहां पे। एंड देयर आफ्टर फिर इसके थ्रू पास होते हुए कहां जाएगा? ट्रैकिया में। यहां से पास होते हुए कहां पहुंचेगा? ट्रैकिया में, ठीक है। इस ट्रैकिया को ही विंड पाइप ही कहते हैं। मतलब ये विंड पाइप कह लो कि फेरिंक्स से पास होते हुए कहां जाएगा? विंड पाइप में, और उसी विंड पाइप को हम क्या कहते हैं? ट्रैकिया कहते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट भी क्लियर है। मतलब हम देखेंगे इसके थ्रू, हम ये देखते चलेंगे कि एयर कहां कहां जा रहा है और फिर क्या क्या वहां पे फंक्शन हो रहे हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, और जो मैं अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा वो ज्यादातर बोर्ड में पूछे जाते हैं, ठीक है। देखो, हमने क्या देखा कि एयर ट्रैकिया में आ गया, मतलब हमारे विंड पाइप में आ गया। अब आपने गौर किया होगा कि ये जो हमारा ट्रैकिया है इसमें ऐसे कुछ रिंग्स बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं? रिंग टाइप के बने हुए, छल्ले बने हुए हैं। अब इसका कुछ रोल है, ऐसा ही नहीं है बस शो के, बस शो पीस है ये, बस शो के लिए बना हुआ है, ऐसा नहीं है। इसका कुछ ना कुछ रोल है। अब क्या रोल है, क्या होता है, वो हम देखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि ट्रैकिया डजंट कोलैप्स इवन व्हेन देयर इज नो एयर इन इट बिकॉज इट इज सपोर्टेड बाय द रिंग्स ऑफ सॉफ्ट बोन्स कॉल्ड कार्टिलेज। हमने क्या पढ़ा कि एयर यहाँ से मतलब फेरिंक्स के बाद ट्रैकिया में आता है, वो चलो सही है। बट इन अ केस जब एयर नहीं आएगा, फॉर एग्जाम्पल मैंने सांस रोक लिया, ठीक है, तो उस केस में एयर नहीं जा रहा है। एयर नहीं जा रहा है तो जनरली होना क्या चाहिए था? ये दबाव के कारण ऐसे दब जाता। अगर मान लो मैं इसको टेढ़ा करके ऐसे दिखा रहा हूं, ठीक है, अगर एयर इसमें नहीं जा रहा है, इसके अंदर पूरा वैक्यूम है, तो ये ऐसे दब जाता कंप्रेशन के कारण। बट ऐसा नहीं होता है, ये अपना शेप जो है वो ऐसे मेंटेन किए हुए रहता है, इसी शेप में रहता है, उसके शेप में चेंज नहीं आता है, मतलब वो दबता नहीं है, वो कोलैप्स नहीं करता है। क्यों? अब ऐसा क्यों होता है? तो क्या लिखा है? बिकॉज इट इज सपोर्टेड बाय रिंग्स ऑफ सॉफ्ट बोन्स कॉल्ड कार्टिलेज। ये जो हमारे छल्ले थे, ये जो हमारे रिंग्स बने हुए थे, ये
कार्टिलेज से बने हुए होते हैं जो कि ट्रैकिया के शेप को मेंटेन किए रहते हैं, ये उसको कोलैप्स नहीं होने देते हैं। ठीक है, हर एक थोड़े दूर पे आपने नोट किया होगा कि यहाँ पे छल्ले बने हुए हैं, यहाँ पे कार्टिलेज है, हर एक थोड़े दूर के बाद। ठीक है, तो ये कभी भी कोलैप्स ऐसे नहीं होगा। अगर एयर नहीं भी रहे तब भी इसका शेप मेंटेन ही रहेगा। ठीक है, आपने अगर कुछ देर के लिए अपना सांस रोक लिया तो उस केस में क्या होगा कि एयर हमारे ट्रैकिया में नहीं जाएगा, बट इन दैट केस ऑल्सो ट्रैकिया मेंटेन्स इट्स शेप। चलो, तो आपकी ये पॉइंट भी क्लियर हो गई। अब आप इन चीजों का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे के पॉइंट्स डिक्टेट करवा देता हूं। चलो, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब देखो, अब आगे के पॉइंट्स क्या है। तो अपर एंड ऑफ ट्रैकिया और विंड पाइप, ट्रैकिया को और क्या कहा जाता है, विंड पाइप। ठीक है, तो अपर एंड ऑफ ट्रैकिया हैज अ वॉइस बॉक्स कॉल्ड व्हाट, लैरिंक्स। ठीक है, यहां देखो, मतलब जो हमारा ये ट्रैकिया है, या ये कह लो कि ये जो विंड पाइप है हमारा, इसके अपर एंड पे एक वॉइस बॉक्स होता है, वॉइस का खजाना, वॉइस का बॉक्स। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं लैरिंक्स। ये पॉइंट क्लियर है। अब जो मेरा अगला पॉइंट है वो क्या है कि ट्रैकिया फर्दर गेट्स डिवाइडेड इनटू टू स्मॉलर ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंकाई। ये जो हमारा ट्रैकिया था ये यहां तक तो है, ठीक है, बट यहां पे हम क्या देख रहे हैं कि ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया है। यहां पे हम क्या देख रहे हैं कि ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया है, जिसको हम क्या कहते हैं, ब्रोंकाई। और ये जो ब्रोंकाई है ये ब्रोंकस टर्म का सिंगुलर है। ठीक है, एक ब्रोंकस, दो ब्रोंकस, अगर दोनों ब्रोंकस को अगर एक साथ बोलो तो क्या हो जाएगा, ब्रोंकाई। तो ये पॉइंट क्लियर है। मतलब हमारा ट्रैकिया यहाँ तक तो खुद था, मतलब बस सिंगल था, बट यहाँ पे हमें क्या देखा कि वो फर्दर डिवाइड हो रहा है, दो पार्ट में वो टूट रहा है, उसी सिंगल पार्ट में से दो और ट्यूब बन रहे हैं, जिन दोनों ट्यूब को आपस में ब्रोंकाई कहा जाता है और सिमिलरली उनको ब्रोंकस कहा जाता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट, टू ब्रोंकाई आर कनेक्टेड टू टू लंग्स। हमने देखा कि मतलब एक ब्रोंकस यहाँ है, एक ब्रोंकस यहाँ है। ठीक है, तो एक ब्रोंकस इस लंग वाले पार्ट से जुड़ा हुआ है और एक जो ब्रोंकस है वो इस लंग वाले पार्ट से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब क्या है कि लंग्स आर इन चेस्ट कैविटी और थोरैक कैविटी। हमारा जो लंग्स है, हमारा ये जो दोनों लंग्स है, ये है कहाँ, ठीक है, एक एयर टाइट स्पेस में है। मैंने बताया था इस चीज को, उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम चेस्ट कैविटी या थोरैक कैविटी भी बोलते हैं। चेस्ट कैविटी मैंने लिखा है और यहाँ पे थोरैक कैविटी भी यहाँ मेंशन है ना। तो आई थिंक आपकी ये पॉइंट भी क्लियर है। अब जो अगली पॉइंट है वो क्या है कि चेस्ट कैविटी इज सेपरेटेड फ्रॉम एब्डोमिनल कैविटी बाय अ शीट कॉल्ड डायफ्राम। हमारा इसके बाद, मतलब यहां तक, इसके बाद ले लो, अगर आप ऐसे ले रहे हो, ठीक है, अगर आप ऐसे ले रहे हो, ऐसे ले रहे हो, तो वहां पे एब्डोमिनल कैविटी होता है। ठीक है, अब एब्डोमेन का कैविटी, तो ये जो हमारा चेस्ट कैविटी है वो एब्डोमिनल कैविटी से सेपरेट होता है एक थिन मसल शीट के द्वारा, जिसको हम डायफ्राम बोलते हैं। यहाँ पे मैंने इसको यहाँ मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है, ये रहा हमारा डायफ्राम। ठीक है, तो चेस्ट कैविटी इज सेपरेटेड फ्रॉम एब्डोमिनल कैविटी बाय डायफ्राम। ये पॉइंट हो गया। अब और भी चीजें हैं, जैसे ये जो हमारा लंग है ये रिब केज में बंधा हुआ होता है। यहाँ पे उस चीज को मैंने नहीं दिखाया है, क्योंकि अगर वो मैं दिखाने लगूँ तो फिर जो डायग्राम बनेगा वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, फिर उसमें चीजें समझ नहीं आएंगी। तो वो जब मैंने ब्रेथ इन और ब्रेथ आउट वाला कंसेप्ट बताया था, तो वहाँ पे मैंने रिब केज को भी मेंशन करा था, क्योंकि वहां पे उसका रोल था। बट अगर आप एक्चुअल रेस्पिरेशन का रोल अगर आप देख रहे हैं तो उसमें रिबकेज का कोई रोल नहीं होता है। जैसे आप देख रहे हो कि ट्रैकिया कुछ ना कुछ रोल है ना, नेसल पैसेज का रोल है, अब ब्रोंकस का भी रोल है, ये सारी चीजें, तो उस तरीके से रिबकेज का रोल नहीं होता है। ठीक है, तो मतलब रिबकेज वाला बात आपको समझ में आएगा कि मैंने यहाँ पे उस चीज को क्यों नहीं मेंशन करा है, यहाँ इस डायग्राम में मैंने उस चीज को क्यों नहीं दिखाया है। तो आई थिंक आपके ये सारे पॉइंट्स क्लियर हैं। बस देखो मैं कर क्या रहा हूं कि रेस्पिरेशन में जितनी भी चीजें हो रही हैं, ठीक है, उसको मैं छोटे छोटे पॉइंट्स में लिख रहा हूं और डायग्राम के थ्रू उसको बताते हुए चल रहा हूं, है ना। तो ये सारे पॉइंट्स हो गए। अब आप इन चीजों का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे के पॉइंट्स बताता हूं। चलो, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब देखो हमने क्या पढ़ा था कि जो ट्रैकिया या विंड पाइप है हमारा, वो दो ट्यूब्स में डिवाइड हो जाता है, ब्रोंकस। ठीक है, अब देखो, अब जो हमारा ये एक ब्रोंकस को लेके चलो, ब्रोंकाई मतलब दो में डिवाइड हो गया, ब्रोंकस का प्लूरल ब्रोंकाई। अब एक ब्रोंकस को लेके चलो, तो एक ब्रोंकस आप इसको लेके चलो, तो आप देखोगे कि ये जो हमारा एक ब्रोंकस है ये भी और छोटे छोटे ट्यूब्स में डिवाइड है। ठीक है, तो यहां पे मैंने वही लिखा है कि ईच ब्रोंकस गेट्स डिवाइडेड इनटू स्टिल स्मॉलर ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंक्यूल्स।
क्या कहते हैं, मतलब ये जो हमारा ब्रोंकस है ये फिर आगे चल के छोटे छोटे ट्यूब में डिवाइड हो गया है और उस हर ट्यूब को हम क्या बोलते हैं, ब्रोंकियोल्स। यहां मैंने लिखा भी है ब्रोंकियोल, है ना। चलो तो ये पॉइंट क्लियर है। दूसरा पॉइंट क्या है कि ब्रोंकियोल्स हैव एयर सैक्स एट द एंड्स कॉल्ड एल्वेलाई। अब आप देखो यहां तक तो ये था ब्रोंकस, अब यहां से ये पार्ट हो गया, ये पार्ट हो गया, ये पार्ट हो गया, ये पार्ट सॉरी। तो ये जो छोटे छोटे पार्ट है इसके एंड में आप देखोगे कि एयर सैक प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, एयर सैक, छोटे छोटे गुब्बारे, बलून लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, छोटे छोटे गुब्बारे प्रेजेंट है, एयर सैक। और उस छोटे छोटे गुब्बारे या एयर सैक को हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलते हैं एल्वेलाई, है ना। उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे एल्वेलाई। अब देखो तो हम उतनी देर से जो पढ़ रहे थे कि रेस्पिरेशन हो रहा है, लंग्स में गैस एक्सचेंज हो रहा है, अगर हम डीप वे में देखें चीजों को, अगर हम एलाबोरेट करें अच्छे से चीजों को अगर हम एलाबोरेट करते हैं तो हम क्या पाएंगे कि जो गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है वो एक्चुअली में एल्वेलाई के पास हो रहा है, एल्वेलाई के थ्रू हो रहा है। लंग्स वंग्स तो छोड़ो, लंग्स के अंदर एल्वेलाई स्मॉलर यूनिट। तो यहां पे गैसों का जो मतलब अलग अलग गैस का जो एक्सचेंज हो रहा था वो एक्चुअली में इसके पास होता है, एल्वेलाई के पास, या ये कह लो कि इसकी मदद से होता है, ठीक है। तो यहां मैंने उस चीज को लिखा है, पहले ये देख लो कि वॉल्स ऑफ एल्वेलाई आर थिन एंड सराउंडेड बाय थिन ब्लड कैपिलरीज। हमारा ये जो एल्वेलाई है, ठीक है, यहां पे मान लो एक ही एल्वेलाई ले लो, है ना, बलून लाइक स्ट्रक्चर। तो ये जो एल्वेलाई है इसके जो वॉल्स होंगे वो बहुत थिन होते हैं और इसके पास से ब्लड कैपिलरी सब गुजरे हुए होते हैं, इससे कांटेक्ट में नहीं होते हैं, ठीक है। अगर मान लो आपका ये एल्वेलाई है तो ऐसा नहीं है कि यहां पे या फिर यहां पे अटैच है इसका ब्लड कैपिलरीज, नहीं, इसके पास से, अगर ये हमारा एल्वेलाई है तो यहां से यहां देख लो ये ब्लड कैपिलरी है, मान लो यहां से गुजरा हुआ, एकदम पास से गुजरा हुआ होता है। और जो एल्वेलाई होता है, ये जो हमारा एल्वेलाई है इसका वॉल बहुत थिन होता है, ठीक है। ये आप फीचर्स देखते जाओ, अब आगे आपको पता चलेगा कि इससे होने से क्या फायदा है। मतलब ये जो है कि ये थिन है और ब्लड कैपिलरी बहुत पास से गुजरे हुए होते हैं, तो इससे होता क्या है, ठीक है, वो हम देखेंगे। पहले आप ये पॉइंट समझ गए कि इसका जो एल्वेलाई का जो वॉल होता है, ठीक है, वो बहुत थिन होता है और इसके बहुत पास से ब्लड कैपिलरीज गुजरे हुए होते हैं। अब जो हमारा अगला पॉइंट है वो क्या है कि इन एल्वेलाई एक्चुअल एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस। हमारे एल्वेलाई में गैसेस का एक्सचेंज जो है वो एक्चुअली हमारे लंग्स में होता कहां है, तो एल्वेलाई में, है ना। एल्वेलाई में हमारा एक्चुअल एक्सचेंज होता है गैसेस का। देयर आर मिलियंस ऑफ एल्वेलाई इन द लंग्स। ये अगला पॉइंट है, ये क्या कह रहा है कि देयर आर मिलियंस ऑफ एल्वेलाई इन द लंग्स। मतलब ये जो हमारा लंग्स है इसमें मिलियंस में होते हैं, मतलब एल्वेलाई बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। अब ये जो बहुत ज्यादा होते हैं इसका भी कुछ बेनिफिट है, ठीक है, उसको भी हम देखेंगे, छोड़ेंगे कुछ नहीं, उसको भी हम देखेंगे। बट मैं जैसे जैसे चल रहा हूं आप भी वैसे वैसे चलना, तो आपको चीजें मतलब छोटी छोटी चीजें हैं, ठीक है, ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, ये आपको क्लियर होते रहेंगे और आपका इंटरेस्ट आएगा इसमें, ठीक है, आपको इंटरेस्ट आने लगेगा। तो अब अभी हम नहीं पढ़ रहे हैं कि इसका क्या रोल हो गया, हम पढ़ेंगे। पहले मैं इन सारी चीजों को बता दूं, फिर मैं बताऊंगा कि वो मिलियंस में है, ज्यादा नंबर में है तो उसका क्या बेनिफिट है, या फिर उसका वॉल थिन था और ब्लड कैपिलरीज उसके पास से गुजरे हुए होते हैं तो उसका क्या बेनिफिट है। बट पहले आप इन चीजों को देख लो, ठीक है। तो देयर आर मिलियंस ऑफ एल्वेलाई इन द लंग्स। ये जो हमारे लंग्स है इसमें मिलियंस में होते हैं एल्वेलाई, बहुत ज्यादा नंबर में होते हैं, ठीक है। तो आप इन चीजों का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे के पॉइंट्स बताता हूं। चलो तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब देखो अगला जो पॉइंट है वो क्या है, द प्रेजेंस। अब मैंने क्या बोला था, इस मतलब थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया था कि मिलियंस में मतलब एल्वेलाई जो होते हैं वो मिलियंस में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो अब उसका क्या रोल है, मिलियन में प्रेजेंट होने का कुछ ना कुछ फायदा होगा, बिल्कुल है, मैंने इस चीज को बताया था कि फायदा कुछ ना कुछ तो होगा। अब क्या होगा वो यहां देखो, द प्रेजेंस ऑफ मिलियंस ऑफ एल्वेलाई प्रोवाइड्स अ लार्ज सरफेस एरिया फॉर एक्सचेंज। इतना मतलब देखो फाइनल एक्सचेंज होता कहां है, एल्वेलाई में, ठीक है। अगर मिलियंस में एल्वेलाई प्रेजेंट हुए तो इसका मतलब क्या हुआ कि गैसेस के एक्सचेंज के लिए एक लार्ज सरफेस एरिया मिल जाएगा, ठीक है। गैसेस के एक्सचेंज के लिए एक लार्ज सरफेस एरिया मिल जाएगा। जितने ज्यादा एल्वेलाई होंगे उतना ज्यादा एरिया जो है, सरफेस जो है गैस के एक्सचेंज होने का वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट क्लियर है। अब यहाँ पे क्या है, वही बात जो मैंने भी बोला है कि अवेलेबिलिटी ऑफ लार्ज सरफेस एरिया मैक्सिमाइजेस द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब हमारे पास चूंकि लार्ज सरफेस एरिया हो गया जिसके कारण जो एक्सचेंज ऑफ गैस, ठीक है, जो एक्सचेंज होने की जो प्रक्रिया है, बोल सकते हैं जो प्रोसेस है,
ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती है ना। तो चलो ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब आप बोलोगे सर आगे के पॉइंट्स कहाँ गए? आगे के पॉइंट्स मैंने नहीं लिखे, क्यों? क्योंकि उसको मैं अच्छे से समझाने वाला हूँ, उसमें समझना जरूरी है। आप पॉइंट्स लिख के उस चीज़ को रटोगे तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। इन चीज़ों में थोड़े थोड़े टर्म्स आपको रटने पड़ रहे थे, मैंने हर एक चीज़, क्योंकि जैसे मैंने हर एक चीज़ लिख दिया यहाँ पे, आपको कुछ कुछ टर्म्स रटने पड़ते हैं, जैसे ट्रैकिया ऑल्सो कॉल्ड विंड पाइप, है ना, चेस्ट कैविटी ऑल्सो कॉल्ड थोरेसिक कैविटी। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना पड़ता, रटना पड़ता। बट आगे की जो चीज़ें हैं, मतलब आगे का जो इसमें प्रोसेस होगा उसको आपको अच्छे से समझना है और बहुत आसानी से समझ आएगा। कुछ नहीं है आपको, क्योंकि जो मेजर इससे रिलेटेड पॉइंट्स थे वो सारे के सारे मैंने बोल दिए, समझा दिए, लिखवा भी दिए। अब जो हमारा रेस्पिरेशन एक्चुअली होगा, ठीक है, उसको हम देखेंगे। देखो हमारा ट्रैकिया क्या चीज में डिवाइड हो गया? ब्रोंकाई में, मतलब जिसका सिंगुलर है ब्रोंकस। हमारा ब्रोंकस जो है वो ब्रोंकियोल्स में, छोटे छोटे ट्यूब्स में और डिवाइड हो गया, ठीक है। और हमारे ब्रोंकियोल्स के एंड में क्या है? एयर सैक प्रेजेंट है, जिसको कहते हैं क्या है? एल्वेलाई। अब देखो, अब अगर आप ब्रेथ इन वाले प्रोसेस को अगर आप ध्यान पे करो तो मैंने क्या बताया था ब्रेथ इन के वक्त? बोला था कि जो हमारा डायफ्राम है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है, और हमारा जो रिबकेज है, ठीक है, हमारा जो रिबकेज है वो क्या करता है? उसका अपवर्ड और आउटवर्ड मूवमेंट होता है, जिसके कारण हमारी चेस्ट कैविटी बढ़ जाती है, मतलब हमारे चेस्ट के अंदर जो स्पेस होता है वो बढ़ जाता है। एंड एज अ रिजल्ट अंदर का स्पेस बढ़ गया, बाहर के एयर को पता चला कि अंदर में और जगह बाकी है, तो वो क्या करेगा कि वो अंदर की तरफ रुख करेगा। अंदर में कंसंट्रेशन उसका कम हो गया और बाहर में एयर का कंसंट्रेशन हाई है, तो हायर कंसंट्रेशन से चीजें हमेशा लोअर कंसंट्रेशन की ओर जाती हैं, है ना। तो यहाँ पे एयर आ जाएगा। तो इस तरीके से क्या होगा कि एयर हमारा यहाँ आया और फाइनली वो एयर सैक्स में, मतलब एल्वेलाई में जाके भर गया। एयर वहां पे जाके फिल हो गया, एल्वेलाई में जाके भर गया पूरी तरीके से। अब क्या होगा? अब मैंने एक और पॉइंट क्या बताया था कि अगर मान लो ये आपका अगर एल्वेलाई है, मैंने एक एल्वेलाई को लिया है, तो इसके पास से, है ना, इसके पास से ब्लड कैपिलरीज गुजरे हुए होते हैं और इसका जो वॉल होता है वो बहुत थिन होता है, बहुत थिन वॉल होता है इसका। तो अब देखो, मैंने बोला था कि उस चीज का भी कोई ना कोई इंपॉर्टेंस होगा, इसकी जो वॉल थिन और ब्लड कैपिलरी जो इसके पास से गुजरे हुए होते हैं, तो उसका भी कुछ ना कुछ रोल होगा। अब यहाँ पे आपको रोल पता चलेगा। एक और बात मैंने बताया था कि ब्लड कैपिलरी जो होते हैं वो एल्वेलाई से डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होते हैं, वो पास से गुजरे हुए होते हैं। अब फर्दर जो प्रोसेस है वो उसी पे डिपेंड करता है। अब देखो यहाँ पे एयर आके भर गया हमारा, जब हमने ब्रेथ इन सांस लिया तो एयर यहाँ से घूम के और फाइनली यहाँ पहुंच गया, ठीक है। यहाँ पे अभी क्या है? यहाँ पे अभी एयर है, मान लो यहाँ पे अभी एयर है ना, यहाँ ब्लड कैपिलरीज है। अब क्या होगा कि हमारे ब्लड में क्या होता है? हमारे ब्लड में क्या होता है? रेड ब्लड सेल, आरबीसी, और आरबीसी में क्या होता है? रेस्पिरेटरी पिगमेंट। मैंने क्या बोला था? हेमोग्लोबिन। क्या बोला था? हेमोग्लोबिन। तो अब क्या करेगा वो ब्लड जो है हमारा, वो ऑक्सीजन को यहाँ से अपनी ओर ले लेगा, अपने में ले लेगा, यहाँ पे डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू। जो अब देखो क्यों? क्योंकि यहाँ पे वॉल भी थिन है, तो डिफ्यूजन का प्रोसेस आसानी से हो सकता है ना। तो अब देखो यहाँ पे जो हमारा एयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट था, उस ऑक्सीजन को ब्लड ने अपने साथ ले लिया, और जिस ऑक्सीजन को ब्लड ने लिया वो एक्चुअली में हेमोग्लोबिन ने ट्रैप किया हुआ है। उस ऑक्सीजन को एक्चुअली में हेमोग्लोबिन ने पकड़ के रखा है। अब ब्लड उस ऑक्सीजन को लेके जाएगा और कहाँ जाएगा? फाइनली सेल के पास पहुंचा देगा। ये मान लो सेल है हमारा, तो सेल के भी पास से गुजरा हुआ होता है, ठीक है। तो मान लो ये हमारा सेल है और इसके पास से ही हमारा ब्लड कैपिलरी गुजरा हुआ है। अब फिर यहाँ पे एक रोल होगा, क्या होगा कि ब्लड जो है वो ऑक्सीजन को सेल के पास दे देगा डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू, और सेल जो है उससे फिर रेस्पिरेशन करेगा, है ना। रेस्पिरेशन में प्रोड्यूस क्या हो रहा था? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। डाई क्यों? 2 ऑक्सीजन एटम्स है ना। वो चीज हमारा सिलेबस में नहीं है तो मैं ज्यादा उधर नहीं जाऊंगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा था कि ब्लड ने दे दिया ऑक्सीजन सेल को कि भाई तू ले और कर अपना प्रोसेस। इसने प्रोसेस भी कर लिया, ठीक है। प्रोसेस में करके इसने क्या दिया? CO2 प्रोड्यूस किया। तो अब CO2 को ये वापस ब्लड के पास भेज देगा। सेल क्या करेगा कि CO2 को वापस ब्लड के पास भेज देगा। अब ये ब्लड क्या करेगा? नहीं सॉरी, ब्लड के पास आ गया, हाँ वहां तक ठीक है। अब क्या है कि अब ब्लड कैपिलरी तो एल्वेलाई के पास से गुजरा हुआ है, तो अब जब इस ब्लड कैपिलरी से फ्लो होते हुए जब ब्लड हमारा फिर एल्वेलाई
के पास वाले ब्लड कैपिलरी में पहुंचेगा तो फिर यह भी डिफ्यूजन प्रोसेस होगा। लेकिन इस बार क्या कर रहा है, ब्लड एल्वेलाई को थोड़ा दिक्कत दे रहा है, उसको एक हार्मफुल सब्सटेंस दे रहा है CO2 बोला। अब ब्लड क्या बोला कि अब मेरा काम खत्म, मैंने सेल से CO2 को यहां तक ले आया, अब इसका आगे का काम तुम करो। तो एल्वेलाई को उसने CO2 दे दिया, ठीक है। देने मतलब यहां पे अब इमेजिन करो कि अब यहां पे CO2 भर चुका है। अब क्या होगा, हमारा जो डायफ्राम है वो रिलैक्स करेगा, है ना, हमारा जो डायफ्राम है वो रिलैक्स करेगा, और जो हमारा रिबकेज था, ठीक है, वो इनवर्ड और डाउनवर्ड की तरफ जाएगा। इनवर्ड अंदर, डाउनवर्ड नीचे की तरफ जाएगा, जिसके कारण हमारा जो चेस्ट कैविटी था या थ्रोइक कैविटी था उसका स्पेस कम हो जाएगा, है ना, जिसके कारण अंदर में प्रेशर बनेगा, मतलब दबाव बनेगा एयर पे, और वो फिर एल्वेलाई के मतलब थ्रू यहाँ से ब्रोंकियोल्स होते हुए, ब्रोंकस होते हुए, ट्रैकिया होते हुए, हमारे नेसल पास होते हुए नॉस्ट्रल के थ्रू वो एयर निकल जाएगा, मतलब CO2 वाला एयर फिर निकल जाएगा। फिर इनहेल हम करेंगे, फिर ऑक्सीजन जाएगा, है ना, फिर ऑक्सीजन जाएगा, फिर यहाँ पे प्रोसेस होगा। वही सेम चीज जो मैंने बताया, एक एल्वेलाई का एग्जांपल लेते हो, वही हर एक एल्वेलाई के साथ वही चीजें हो रहा है, ठीक है। तो रेस्पिरेशन के प्रोसेस में इतना ही होता है। अब एक बात कि हमारा जो लंग है, लंग्स जो है हमारा, वो हमेशा एक, ठीक है, हमेशा एक अमाउंट ऑफ मतलब एयर जो है अपने पास रखता ही है, हमेशा रखता है। क्यों? क्योंकि सफिशिएंट टाइम मिल सके ऑक्सीजन को लेने के लिए, है ना, सफिशिएंट टाइम मिल सके। ऐसा नहीं, अब देखो मैंने सांस लिया, फिर मैंने जब एक्सहेल करा तो अब फिर मैं इनहेल करूंगा, तो एक्सहेल करा मैंने और फिर मैं इनहेल करूंगा, तो उसके बीच में कुछ ड्यूरेशन आएगा, और कहीं ऐसा होगा कि उसी वक्त अगर सेल को एनर्जी की जरूरत पड़ गई तो क्या होगा कि हमारा लंग्स जो है वो हमेशा एक अमाउंट ऑफ एयर अपने पास रखता ही है, ताकि सफिशिएंट टाइम मिल सके हम इनहेल करें, एक्सहेल करें, सफिशिएंट टाइम मिल सके ताकि हम इनहेल और एक्सहेल कर सके। एक बार फिर से मैं इस चीज को बोल देता हूं कि मैंने इनहेल करा, ऑक्सीजन लिया, काम हो गया। अब जब मैंने एक्सहेल करा तो हमारा CO2 निकल गया, बिल्कुल निकल गया। तो अब देखो, तो ये मान लो ये है मेरा एक्सहेल, ठीक है, और ये है मेरा इनहेल। अब इसके बीच में कुछ गैप है, मतलब अब एक्सहेल करा और डायरेक्ट तो मैं इनहेल नहीं कर लूंगा, एक्सहेल करा फिर थोड़े देर, भले ही थोड़े देर के बाद मैं इनहेल करूंगा, लेकिन वो जो थोड़ा देर है, वो जो ड्यूरेशन आया, उसके उसी वक्त अगर किसी सेल को अगर एनर्जी की जरूरत पड़ गई तो उस केस में दिक्कत नहीं आए, इसके कारण हमारा लंग्स जो है वो थोड़ा अमाउंट ऑफ एयर अपने पास रखता ही है, हमेशा रखता है, ठीक है। तो आई थिंक आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हो चुके हैं, आप इन चीज़ों का स्क्रीनशॉट ले लो। फिर मैं कुछ और पॉइंट्स बता देता हूँ जिसके और उसी के साथ, मतलब अब जो पॉइंट्स मैं बताऊंगा इसके बाद आप पहले इन चीज़ों का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं जो पॉइंट्स बताऊंगा उसके साथ हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। हाँ, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, अब वो चीज़ें हो गई। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, एक टर्म आ रहा था रेट ऑफ ब्रीदिंग क्या होता है, और फिर और कुछ भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, इसको देख के हमारा ये जो टॉपिक है रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस, ये पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसमें पहला पॉइंट क्या है, ब्रीदिंग अकर्स इनवॉलंटरीली। कहने का मतलब जो ब्रीदिंग होता है वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता, ये एक इनवॉलंटरी एक्शन है ना। हम अगर सोए भी होते हैं फिर भी वो ब्रीदिंग चलते रहता है, अगर नहीं चलता तो हम एग्जिस्ट नहीं कर पाते, पता चला हम रात ही में हमारा डेथ हो गया, बट ऐसा होता नहीं है। क्यों? क्योंकि ब्रीदिंग प्रोसेस एक इनवॉलंटरी एक्शन के अंतर्गत आता है, वो इनवॉलंटरीली अपना मतलब होते रहता है, खुद से होता है, हमारा उसमें कोई रोल नहीं है। बट जो रेट ऑफ ब्रीदिंग है वो हमारे ब्रेन का रेस्पिरेटरी सिस्टम कंट्रोल करता है। हमारे ब्रेन का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो रेट ऑफ ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है कि कितने रेट से ब्रीदिंग किया जाए, है ना, मतलब कितनी तेजी से ब्रीदिंग किया जाए या नॉर्मल ब्रीदिंग किया जाए। इन चीजों का डिसीजन कौन लेता है? तो हमारे ब्रेन का रेस्पिरेटरी सिस्टम, है ना। जब हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, तो उसमें इन चीजों से रिलेटेड थोड़ी बातें हैं, तो वहां पे हम इन चीजों का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देखेंगे। बट यहाँ पे बस इतना जानना है कि हमारा रेट ऑफ ब्रीदिंग, मतलब कितनी तेजी से हम ब्रीदिंग करें, ब्रीदिंग को करें, वो हमारे ब्रेन का रेस्पिरेटरी सिस्टम कंट्रोल करता है उस चीज को। अब क्या कह रहा है कि एवरेज ब्रीदिंग रेट इन एन एडल्ट मैन एट रेस्ट इज अबाउट 15 to 18 टाइम्स पर मिनट। अच्छा, एक बात बताओ, पहला एक ब्रेथ मतलब क्या होता है? एक ब्रेथ का मतलब क्या होता है? सीधे कह लो कि एक ब्रेथ में क्या क्या चीजें आएंगी। तो 1 इनहेलेशन प्लस 1 एक्सहेलेशन, इस चीज को मैंने बताया था। बस सांस लेना ही एक ब्रीदिंग नहीं होता है, सांस लेना साथ साथ सांस छोड़ना इज इक्वल टू 1 ब्रीदिंग, ठीक है। तो यहां पे क्या लिखा है कि एवरेज ब्रीदिंग रेट इन एन एडल्ट मैन एट रेस्ट इज अबाउट
15 to 18 टाइम्स पर मिनट जो एवरेज ब्रीदिंग रेट होता है एडल्ट मैन में, वो क्या होता है, तो 15 से 18 बार होता है एक मिनट में। कहने का मतलब 15 से 18 बार वो सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। सांस लेने और छोड़ने को एक बार सांस लेना और एक बार सांस छोड़ने को उन्होंने एक ब्रेथ मान के चला है। एक ब्रेथ मतलब एक बार सांस लेना और एक बार सांस छोड़ा, ठीक है। ये जो मैंने किया ये एक ब्रेथ, तो ऐसा 15 से 18 टाइम करता है एक आदमी जनरली, एक एडल्ट मैन एक मिनट में, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। कुछ फैक्ट्स हैं जिनको आप ध्यान पे रखोगे तो आपको आगे मदद मिलेगी। अब क्या है कि ब्रीदिंग रेट इंक्रीजेस विथ इंक्रीज्ड फिजिकल एक्टिविटी। अगर हम फिजिकल एक्टिविटी अपना बढ़ा दें, फॉर एग्जांपल अगर हम एक्सरसाइज करें, अगर हम कहीं से जॉगिंग करके आ रहे हैं, कहीं हमारा रेस हुआ है, ठीक है, मैंने दौड़ लगाई है, तो उस केस में क्या होता है कि जो हमारा ब्रीदिंग रेट है, जिस रेट से हम ब्रीदिंग कर रहे हैं वो इंक्रीज हो जाएगा। मतलब हम जल्दी जल्दी ब्रीदिंग करने लगेंगे, ठीक है, हम जल्दी जल्दी सांस लेने लगेंगे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ब्रीदिंग प्रोसेस में होता क्या है कि हम ऑक्सीजन, मतलब एयर तो हम लेते हैं, वो आगे चल के उसमें से ऑक्सीजन ले लिया जाता है, और मोटिव क्या होता है, रेस्पिरेशन करने का, ताकि हम फुट से एनर्जी रिलीज करवा पाए, ठीक है। अगर अब देखो कि आप जब फिजिकल एक्सरसाइज करते हो या फिर आपने जॉगिंग की, आपने दौड़ लगाई, तो उस केस में क्या होता है कि आपकी ज्यादा एनर्जी मतलब यूज होती है, ठीक है। उस केस में आपकी ज्यादा एनर्जी यूज होती है और एक रैपिड रेट से जल्दी जल्दी आपकी एनर्जी खत्म होने लगती है। तो उस केस में अब चूंकि जल्दी जल्दी एनर्जी खत्म हो रही है, तो उसको कंपेंसेट करने के लिए, मतलब उस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए, कि मतलब जल्दी जल्दी एनर्जी खत्म हो रही है, उस चीज को सॉल्व करने के लिए आपको जल्दी जल्दी ऑक्सीजन भी लेना पड़ेगा, ताकि हमारा सेल जो है वो जल्दी जल्दी जो है वो एनर्जी देते रहे। फिर जल्दी जल्दी मतलब हमारा जो फिजिकल एक्सरसाइज जो हमने किया था उसमें जो एनर्जी जल्दी जल्दी खत्म हो रही थी उसको वो कंपेंसेट कर पाए, जिस कारण से क्या होता है कि ब्रीदिंग रेट हमारा बढ़ जाता है, ठीक है। तो आई थिंक आपकी ये पॉइंट, मैं इस पॉइंट को एक बार फिर से बोल देता हूं कि जब हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो हमारे बॉडी को मतलब एनर्जी चाहिए एक रैपिड रेट में, मतलब जल्दी जल्दी हमारी जो बॉडी है वो एनर्जी को यूज करने लगती है, जिसके कारण हमारी जो बॉडी होती है उसको ऑक्सीजन जल्दी से जल्दी चाहिए, ताकि वो फिर मतलब एनर्जी जो है वो कंटिन्यू वे में जल्दी जल्दी बनाते रहे सेल, तो जिसके कारण हमारा ब्रीदिंग का रेट बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स थे इंपॉर्टेंट, ये क्लियर हो चुके होंगे। अब यहाँ पे 2 और पॉइंट है, इसको क्लियर करके हमारा ये टॉपिक पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। यहाँ क्या लिखा मैंने कि नॉर्मल रेंज ऑफ, अच्छा एक बात बताओ कि ये जो ब्रीदिंग वाला कंसेप्ट मैंने बोला कि रेट बढ़ जाता है, ये सब ठीक है। तो हम जब एयर लेते हैं तो एल्वेलाई के बाद जो आरबीसी में, ठीक है, जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है हेमोग्लोबिन, वो ऑक्सीजन को कैरी करके ले जाता है सेल के पास। तो उसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं कि नॉर्मल रेंज ऑफ हेमोग्लोबिन इन द ब्लड ऑफ अ हेल्दी एडल्ट पर्सन इज फ्रॉम 12 टू 18 ग्राम्स पर डेसीलीटर। ब्लड के 1 डेसीलीटर ब्लड में 12 से 18 ग्राम हेमोग्लोबिन हो सकता है। फिर से देखो कि ब्लड के 1 डेसीलीटर अमाउंट में 12 से 18 ग्राम क्या हो सकता है, हेमोग्लोबिन हो सकता है। अब अगला पॉइंट मैंने क्या लिखा कि डेफिशिएंसी ऑफ हेमोग्लोबिन रिड्यूसेस द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड रिजल्टिंग इन द ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स, टायर्डनेस एंड लैक ऑफ एनर्जी। अगर किसी आदमी में ये जो हेमोग्लोबिन की मात्रा अगर कम है, कम है उसका मतलब क्या कि हर 1 डेसीलीटर में 12 से 18 ग्राम नहीं होके उससे कुछ कम ग्राम है हेमोग्लोबिन का, तो उसका मतलब क्या हुआ कि डेफिशिएंसी ऑफ हेमोग्लोबिन की कमी है, जिसके कारण क्या होता है कि ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो होती है ब्लड की वो कम हो जाती है, क्योंकि एक्चुअल में तो हेमोग्लोबिन ही कैरी करता है ऑक्सीजन को, रेस्पिरेटरी पिगमेंट वही है। तो उसकी जब कमी आ जाएगी, डेफिशिएंसी ऑफ हेमोग्लोबिन, तो उसके कारण क्या होगा, ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, जो ब्लड की क्षमता है ऑक्सीजन को ले जाना, वो कम हो जाएगी, जिसके कारण कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी। मतलब उसके क्या मतलब वो प्रॉब्लम्स क्या क्या होंगे, तो ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो सकता है, टायर्डनेस, थकान आदमी को महसूस होगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन जल्दी से जल्दी हमारे सेल के पास नहीं पहुंच रहा है, ठीक है, जिसके कारण हमारी जो बॉडी है वो एनर्जी सफिशिएंट अमाउंट में रिलीज नहीं कर पा रही होगी, जिसके कारण फिर ये थकान महसूस होगा और लैक ऑफ एनर्जी, ठीक है, ये सारी चीजें। अब एक और पॉइंट सुन लो कि एक गैस के बारे में आपने सुना होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसको हम CO बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम? CO बोलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये गैस प्रोड्यूस कैसे होता है पहले ये देख लो। तो जब भी आप किसी फ्यूल को अगर इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर, मतलब एयर के इनसफिशिएंट सप्लाई में आप अगर उस चीज को बर्न करोगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड CO प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। अब देखो हमने क्या बोला कि जो हेमोग्लोबिन है, ठीक है, वो ऑक्सीजन के तरफ उसका अट्रैक्शन होता है, ठीक है, हेमोग्लोबिन हैज एफिनिटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन, लेकिन
उसका अट्रैक्शन, हेमोग्लोबिन का जितना अट्रैक्शन लेवल ऑक्सीजन के साथ होता है उससे कहीं ज्यादा उसका अट्रैक्शन लेवल किसके साथ होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। और इसके कारण क्या होता है कि अगर बाय मिस्टेक हमने कार्बन मोनोऑक्साइड इनहेल करा तो हमारा जो हेमोग्लोबिन होगा वो कार्बन मतलब ऑक्सीजन के बजाय वो कार्बन मोनोऑक्साइड को पहले अट्रैक्ट करेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड को वो पहले अट्रैक्ट करेगा। और कार्बन मोनोऑक्साइड अगर हेमोग्लोबिन के साथ मिल गया तो वो आगे हेमोग्लोबिन को ऑक्सीजन लेने में रुकावट क्रिएट करेगा। ठीक है, ये बात तो हो गई। अब क्या हुआ कि मतलब चलो एक बार हमने गलती से इनहेल कर लिया तो कोई नहीं, अगर रेगुलर बेसिस पे अगर हमको इनहेल करना पड़ रहा है, फॉर एग्जांपल अगर कोई आदमी फैक्ट्री में काम कर रहा है उसको रेगुलर बेसिस पे ये मतलब वो इनहेल कर लेता है इसको, तो फिर प्रॉब्लम आगे बढ़ सकती है और उसका डेथ भी हो सकता है। ठीक है, तो इसी के साथ ये जो हमारी टॉपिक थी रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस ये खत्म हो चुकी है। अब जो हमारी अगली वीडियो होगी वो किस पे बेस्ड होगी, वो डिफरेंस बिटवीन द रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स पे बेस्ड होगी, जो कि मैंने पहले बताया था कि मैं इस चीज को बताऊंगा। ठीक है, तो इसी के साथ आज की वीडियो हमारी खत्म होती है। इसको कमेंट, इस पे अगर कुछ दिक्कत आ रही है इससे रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दो, और जो लाइक करो यार, सब्सक्राइब करो बस।